गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज अपन ने 13वां चैप्टर स्टार्ट किया है। आपको अच्छा लग रहा होगा, थियोरिटिकल है, बहुत अच्छे से पढ़ने के मूड में आप और हम। बेटा प्रीवियस पीरियड में सर ने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था, आपको थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा होगा, सर बड़ा चित्र बना दिया। इसके साथ तो बहुत मज़े लेने अपन को डायग्राम के साथ। डायग्राम काहे का है, किसका प्रदर्शन सीख रहे हैं आज आप? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन सीख रहे हैं। सीख के मानेंगे अपन इसको। तो आपने कहा सर कैसे मानेंगे, सीख के बताओ। देखो मैं बताऊं कैसे मानेंगे। फिर मैं एक बार पूरे को रिपीट करूं। मैंने आपसे दो बात कही थी कि प्रयोग एग्जाम में कम पूछा जाता है, इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं। डायग्राम अभी और बना रहेगा इस पीरियड में, तो पहले भी एक बार और समझा दूँ। आप छोटी छोटी बातें सीखना। कैसी नली है ये, काई की बनी है, शानदार वाला ग्लास होता है, उच्च कोटि के ग्लास को क्वार्ट्ज कहते हैं। अब बताओ इस पे कौन आके गिरेंगे? धातु की सतह पे फोटोन कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा इनको? संग्राहक प्लेट। कौन पैदा होगी? प्रकाश धारा। ये तो बेटा वर्किंग हो गया। इस पे वर्किंग को मैं गाना गा के बोलूँ कि जब धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फलतः अंततः परिपथ में कौन पैदा होती है? प्रकाश धारा, जिसका मापन कैसे कर लेते हैं? माइक्रो एमीटर से कर लेते हैं। बताओ ये कार्यप्रणाली आपको टफ लग रही है क्या? फिर मैं एक बार गाना गाता हूँ, बोलता हूँ कि जब धातु की सतह पर कौन आके गिरता है? विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश। धातु की सतह से कौन पैदा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन अवशोषित कर लेती है? संग्राहक प्लेट। संग्राहक प्लेट से कौन पैदा होती है? संग्राहक प्लेट में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। इसके फलस्वरूप परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जिसका मापन काय में करते हैं आप? माइक्रो अमीटर में। माइक्रोमीटर में माइक्रो एम्पियर का मापन करते हैं। याद हो गया। दिक् परिवर्तक काम में क्यों लिया बताओ? कौन सी प्लेट के विभव को परिवर्तित करने के लिए? विभव की ध्रुवता को परिवर्तित करने के लिए संग्राहक प्लेट। बेटा दिक् परिवर्तक इसको नेगेटिव भी बना सकता है और पॉजिटिव भी बना सकता है। बिल्कुल आगे आपको आगे चलो। ये वोल्टमीटर क्या काम करेगा? विभवांतर नापेगा। आपने कहा सर किसका विभवांतर? एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर। देखो अब डायग्राम गंदा करना चालू कर दिया सबने। एनोड और कैथोड के बीच के विभवांतर को कौन नापेगा बच्चे? वोल्टमीटर। इट इज ओके। फिर चलो आप वापस। बैटरी क्यों ली? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देने के लिए। आपने कहा सर इसका नाम नहीं बताया। लगने में आपको धारा नियंत्रक लग रहा है बेटा, बट इसका नाम विभव विभाजक होता है। आपने कहा सर क्यों होता है? आप लोग आजकल प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल में आपने वो धारा नियंत्रक देखा है क्या, जो ऐसे ऐसे चलाते हैं सर? वो बेटा उसको धारा नियंत्रक कहते हैं कि परिपथ में धारा का मान बदलता है, उसको ऐसे चलाते हैं तो प्रतिरोध बदलता है, प्रतिरोध बदलेगी तो परिपथ में धारा का मान भी बदलेगा। अगर धारा नियंत्रक में देखना आप, एक सिरा इधर होता है यूँ, एक यूँ होता है, एक नीचे भी होता, दो तो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं यूँ खूंटे से। तो आप जब परिपथ में उसको जोड़ते हैं तो एक ऊपर का एक नीचे का जोड़ते हैं। अगर आप दोनों को नीचे का जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? विभव विभाजक। तो याद रखो मेरे दोस्त, इसका मतलब हो गया कि विभव विभाजक है। इसका मतलब हो गया कि एनोड को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विभव देने के लिए किसका भी प्रयोग करते हैं बताओ? विभव विभाजक का। और दिया किससे जाता है? दिक् परिवर्तक से। और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये प्लेट का आकार ऐसे ऐसे क्यों लिया आपने बताओ? अरे सर्जक प्लेट का आकार पैराबोलिक आकार लेते हैं, ज़्यादा क्षेत्रफल की होती है ये, कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फोटॉन को क्या करेगी? अवशोषित। बेटा जितने ज़्यादा फोटॉन अवशोषित होंगे उतने ज़्यादा कौन पैदा होंगे बताओ जल्दी? कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। ये आपका एक बड़ा सा प्रयोग था। फिर आप और हम खेलेंगे इसके साथ। मैं डायग्राम को मिटाने जा रहा हूँ। कोई बात हो तो आप मुझे पर्सनली और बता देना बाद में। अभी देखो बिल्कुल ईजी था डायग्राम, आप प्रैक्टिस करें। दूसरे पीरियड में भी डायग्राम आपने देखा है, और शॉर्टली डायग्राम को बार बार सर वापस बनाते रहेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। डायग्राम में अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बस ये देखो, आपने कहा ये देखो। अब आपने कहा सर हम प्रयोग तो पढ़ लिया और सर हमें कुछ समझ में भी आ गया, तो अब आप ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले क्या लिखा रहे हैं सर बताओ? कारक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव
कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक सर सिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना है, प्यार से देखना है। और आपको बायोलॉजी के बच्चों को बता दूं कि बेटा नीट में क्वेश्चन इस प्रयोग से ही पैदा हुआ था इस साल। वो क्या क्वेश्चन था वो आपको मैं नए पीरियड में बता दूंगा, आप उसका आंसर ट्राई करना। नीट में इस साल इसी सेक्शन में से क्वेश्चन आया था और बिल्कुल सीधा सा आया था। देखिए यहाँ पे लिखा आपने प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये देखो। तो आपने कहा सर प्रकाश की तीव्रता क्या है? इसका मतलब हो गया कि प्रकाश धारा जो पैदा होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रकाश की तीव्रता पर। ये पहला फैक्टर है, मैं और आप मिलके पढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश धारा को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखो कौन सी धारा पैदा हो रही है इस प्रयोग में, बताओ जल्दी बच्चे। प्रकाश धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो कारक नंबर 1 क्या बोला सर ने? प्रकाश की तीव्रता। एक बच्चे ने कहा सर क्या होता है तीव्रता? बेटा तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। जब धूप तेज पड़ती है मई जून के महीने में और अपन धूप में जाके खड़े हो जाते हैं तो अपन कहते हैं यार आज तो तप ज़्यादा है, आज तो प्रकाश ज़्यादा गिर रहा है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आज प्रकाश की क्या ज़्यादा है? तीव्रता। इसका मतलब किसी धातु की सतह पर प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल पर फोटॉन ज़्यादा आके गिरते हैं तो किसके मान में वृद्धि हो रही है? प्रकाश की तीव्रता के में। तो इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन आके गिरे। जैसा आपने कहा सर बताओ समझाओ मैं कैसे? बेटे ये धातु है तो इस पर कौन आ रहे हैं बताओ? फोटॉन। फिर कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक बार 100 फोटॉन आगे गिरे, फिर 1000 फोटॉन आगे गिरे, फिर 10,000 फोटॉन आगे गिरे, मान लो आप ऐसे। तो 100 फोटॉन आए तो प्रकाश की तीव्रता कम है। फोटॉनों की संख्या को तीव्रता कहते हैं। कितने फोटॉन प्रति सेकंड धातु के इकाई क्षेत्रफल पर आपतित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता। अब एक बच्चे ने कहा सर जितने ज़्यादा फोटॉन आगे गिरेंगे उतने कौन पैदा होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप समझ गए, आप सीख गए, आप स्मार्ट हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश तीव्रता किसके समानुपाती होती है बच्चे बताओ जल्दी? प्रकाश धारा के। बिल्कुल इजी पोर्शन है ऑप्टिक्स से बेटा। सेकंड फिजिक्स पूरी 1 महीने में याद हो जाती है, 1 महीने में ख़त्म भी हो जाती है। पहली में थोड़ा सा ज़्यादा डेरिवेशंस होते हैं इसलिए आपको टफ लगती है। सेकंड में तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको 3 चैप्टर 5 दिन पढ़ा के 2-3 दिन पढ़ा के फ्री करूँगा, देखना आप। ये देखो प्रकाश तीव्रता किसके समानुपाती होती है? प्रकाश धारा के। याद हो गया क्या? प्रकाश तीव्रता किसके समानुपाती होती है बच्चे? प्रकाश धारा के। तो बेटा प्रकाश तीव्रता और प्रकाश धारा के बीच में ग्राफ बनाए अपन, बिल्कुल आना चाहिए आपको। इधर तो सर ने लिख दिया प्रकाश धारा, फोटोन धारा, एक ही बात है। इस एक्सिस पे क्या ले लिया आपने बताओ? तीव्रता। कौन सी रेखा आएगी? सीधी रेखा आएगी। आज के बाद लर्न कर लो बहुत अच्छी तरह से। याद हो गया क्या? अरे बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोटॉन आगे गिरेंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे इतने कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे किसके मान में वृद्धि हो रही है? तो आपको पहला कारक रट जाना चाहिए। क्या है पहला कारक? प्रकाश धारा को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट कारक कौन सा याद हो गया आपको? जल्दी बोलो। प्रकाश की तीव्रता। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत होनी चाहिए। नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो सवाल ट्राई करना, वो नीट के पेपर में देख के सर आपको आया कि नहीं आया वो सवाल। ये तीनों कारक पढ़ लें उसके बाद। बेटा इसको मैं रफ कर दूं। पहला कारक क्या पढ़ा है सर ने? प्रकाश की तीव्रता। तो तीव्रता किसके समानुपाती होती है? जल्दी बोलो। प्रकाश धारा के। याद हो गया, खेल खत्म। नंबर दो प्रकाश की आवृत्ति पर दूसरा कारक, प्यार से देखें, प्रकाश की आवृत्ति पर आपको सर ने पहले लर्न करा दिया। ये देखो पहला कारक ये था, अब हम दूसरे कारक से मिलेंगे। यस 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 बेटा यहाँ खेल लें। श्वेत प्रकाश आता भगवान के यहाँ से, बताओ बेजा, याद करो गाना है तो सुंदर वाला, बेजानी है पीनाला। बताओ जल्दी देखो कितने रंग दिख रहे हैं बेटा आपको इसमें? बोलो भैया। 6 रंग देख, कितने हैं भाई? 7 रंग। हमारे सूर्य भगवान के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। याद रखो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इस रंग की होती है बच्चे। सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन से रंग की होती है?
बैंगनी की होती है, मैक्सिमम आवृत्ति इस रंग की होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ऊपर के कलर ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, नीचे के कलर से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। तो कभी भी कंपटीशन में आता और ये कलर लिखते हैं कि इससे प्रकाश पैदा होता है प्रभाव, ये तो आप उसमें टिक लगाओगे ऊपर वाले सेटिंग में, आपकी नो टाइप में होता है एग्जाम, देखना आपके बुक में है नो टाइप में ही, तो बेटा कर लेंगे आप इसको ट्राई। अब आपने कहा सर क्या पढ़ा रहे हो आप हमें, प्रकाश की आवृत्ति पर। अब आप बताओ, इसका मतलब प्रकाश धारा प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। आपने कहा सर बताओ कैसे, बेटा ऐसे देखना, ये कौन आ रहा है बताओ जल्दी, फोटोन। कौन पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक बच्चे ने कहा कि सर ऊपर से 100 फोटान गिर रहे हैं यहाँ पे, 100 फोटान आ रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन तभी पैदा होंगे जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, अदरवाइज कितने फोटान डाल दो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये राज की बात है, कितने लाख फोटान डाल दो आप, जब तक फोटान की आवृत्ति किससे ज़्यादा नहीं होगी, देहली। बेटा देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिसके बाद धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, जिस आवृत्ति के बाद धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है, जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति किससे ज़्यादा हो, बताओ जल्दी, देहली आवृत्ति से। यस, अगर देहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तेजी से होता है, बड़े जोर से होता है। यस, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। यस, अरे बच्चे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बड़े जोर जोर से निकल रहे हैं, इनकी गति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा बच्चे, हाफ एम स्क्वायर। याद रखो, यदि प्रकाश के आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, बड़े जोर जोर से इलेक्ट्रॉन भागते हैं, बेशर्त कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति किससे ज़्यादा होनी चाहिए, देहली आवृत्ति से, तब उसके संग्राहक प्लेट इंतजार कर रही होती है। यस, देहली आवृत्ति से पहले धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बेटा देहली आवृत्ति के बाद ही होता है, पहले कभी भी नहीं होता है। ऐसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ये देखो बच्चे, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा होगी तो ही धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेटा आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लो बहुत अच्छे से। अब आपने कहा सर चलो ये तो आ गया, चलो तो बताओ कितने कारक सीख गया, बताओ, 2। एक तो प्रकाश की तीव्रता पर, एक प्रकाश की काय पे बेटा आवृत्ति पर। कितने कारक आ गए आपको, 2। आपने कहा सर इसका एक ग्राफ बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने दूसरा कारक क्या पढ़ा, प्रकाश की आवृत्ति में एक ग्राफ बनाओ बेटा, इसका प्यार से देखना, देख कौन अच्छा बच्चा जिसको ग्राफ समझ में आएगा, सीखो बेटा। ये डायग्राम से हम बार बार आपकी दोस्ती करवा रहे हैं, कौन आ रहा बताओ। ये आपने कहा सर टेढ़ा टेढ़ा क्यों लाते हैं फोटान को, अरे ये अनुप्रस्थ प्रकाश होता है ना, वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, और अनुप्रस्थ तरंगों में बनते सरंग और गर्त, ऊपर नीचे। तो याद रखो प्रकाश को हमेशा मूविंग में लाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। आपने कहा सर तुम सीख गए ना बेटा, ग्राफ बनाया सर ने, एक ही बार में कौन ग्राफ सीख पाता वो देखना है। और एक प्यार की बात बता दूं मैं, इधर तो ये कौन सी धारा लेते हैं बताओ जल्दी बेटा, प्रकाश धारा। इधर कौन है, आवृत्ति। आज तो आवृत्ति का ग्राफ बना रहे हैं अपन, बनाए क्या, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं बताओ, न्यू से, माय डियर। अब आप बताओ इधर जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति किससे ज़्यादा है बच्चे, देहली आवृत्ति से। अब मुझे आपको ये बताना है इस जगह पर आवृत्ति कितनी, 0। ये प्रकाश को ये ग्राफ को यहाँ से क्यों चालू किया है, कौन बच्चा बताएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कौन सी आवृत्ति के बाद होता है, देहली आवृत्ति के बाद। इसका मतलब यहाँ से तो आप ग्राफ बना ही नहीं सकते। अब इस पॉइंट पर कौन सी आवृत्ति है धातु की बताओ, देहली आवृत्ति। ये धातु है कोई भी, एक धातु के लिए ग्राफ बना रहे हैं आप, तो धातु पे कौन आगे गिर रहा है, प्रकाश। कौन पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कब पैदा होते हैं, देहली आवृत्ति के बाद। तो इस धातु की देहली आवृत्ति इस पॉइंट पे, इसलिए याद रखो। अब आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो प्रकाश धारा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। इसलिए कौन सी रेखा आ रही है, सीधी रेखा। आपको सीखना है कि ग्राफ आपने यहीं से क्यों बनाया, इलानेट कर लोगे क्या। इसका मतलब है कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कौन सी आवृत्ति के बाद होता है, देहली आवृत्ति के बाद।
ओके, जिस आवृत्ति के बाद होता है उसको कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति के बाद। बट एक ग्राफ समझ में आ गया कि थोड़ा थोड़ा। यस, तो कितने कारक सीख गए आप बताओ? 2। एक और मज़े की बात बता दूं, आपने कहा सर बताओ इधर से कौन आ रहा है? चलो इसको बनाए, देखो ये सांप सा बनाते हैं अपन, कितना सुंदर लगता है। ये लो, कौन आ रहा है उधर से? प्रकाश। कौन पैदा हो रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन। प्रकाश का तो आना और इलेक्ट्रॉन का पैदा होना, बेटा इसके बीच में केवल इतना सा समय लगता है। बड़े प्यार से देखना, ये देखो बस। अरे भाई, प्रकाश का तो धातु पे गिरना और धातु से इलेक्ट्रॉन का पैदा होना, उसके बीच में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं लगता है, फटाक से निकलते हैं। यस, तो आपने कहा सर ये तो कमाल की बात है। बेटा इसको लेग टाइम कहते हैं। इंग्लिश सीखो थोड़ा थोड़ा। कौन सा टाइम कहते हैं? लेग टाइम। लेग टाइम की हिंदी होती है समय पश्चाता। ये देखो, आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि धातु पे प्रकाश का आना और इलेक्ट्रॉन का पैदा होना, उसके बीच में कोई टाइम नहीं लगता। उस बहुत कम टाइम को क्या कहते हैं? लेग टाइम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन लेग टाइम में ही हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन लेग टाइम में ही हो जाता है। तो बताओ उस लेग टाइम को वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ सेकंड। ये तो प्यार की बात है, सीख लिया आपने। अभी कंक्लूजन और भी सिखाऊंगा मैं आपको, नोट्स में भी लिख के दूंगा। बताओ तो कितने कारक सीख लिए बेटा आपने? 2। कितने कारक सीख गए? 2। दोनों को मैं रफ करना चाहूँगा। ये लो, ये लो, फिर चलेंगे अपन एक और। तीसरा कारक, संग्राहक प्लेट के विभव पर। आपने कहा सर अब हम नहीं समझे। अरे हमने बोला कौन सी प्लेट के विभव पर? संग्राहक प्लेट। कौन सी थी संग्राहक प्लेट आपकी? ए। तो तीसरा कारक क्या हो गया? बोर्ड में क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रकाश धारा को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताओ। 2 ही पूछता है एग्जाम आपसे। हम भी टेस्ट में लेंगे तो 2 ही पूछेंगे आपसे, कोई भी 2 नाम लिख दो। ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया, इससे मिलना है। आपने कहा सर मिलाओ इससे। बट ये कौन था आपका बताओ? कैथोड। और इधर कौन था ये डंडा? एनोड। इसके बीच के विभवांतर, तो इसका मतलब संग्राहक प्लेट के विभव, ये है आपके संग्राहक प्लेट, तो इसके विभव पर डिपेंड करता। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव विभव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। फिर देखो प्यार की बात, बट इधर कौन आगे गिरेंगे? जल्दी बोलो, कौन आ रहे हैं इधर से? फोटोन। इसमें से कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 12mv²। यू अंडरस्टैंड? चलो बेटा इसको क्या देते हैं अपन? विभव। पॉजिटिव भी देते हैं, और जब आप इसको पॉजिटिव विभव देते हैं तब तो इलेक्ट्रॉन को एनोड क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित। तब तो प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होती है। अगर मैं धीरे धीरे, प्यार से सुनना भैया, इसको मैं ऋण विभव दे दूं, धीरे धीरे कौन सा विभव दे दूं? ऋण विभव। आपको पता है कि संग्राहक प्लेट को धन विभव भी दिया जा सकता है और ऋण विभव भी दिया जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऋण विभव दे दूं संग्राहक प्लेट को, तो बेटा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं जो इधर आ जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा फिर तो परिपथ में प्रकाश धारा का मान क्या हो जाएगा? 0। अरे बच्चे इसको ऋण विभव देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आए के पहुंचेंगे नहीं। अब आप बताओ, आपने इसको ऋण विभव दिया, इलेक्ट्रॉन उस जगह पे पहुंचे ही नहीं, तो प्रकाश धारा का मान क्या हो गया? बताओ भैया, 0 हो गया। प्रकाश धारा का मान क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। तो आपने कहा सर प्रकाश धारा 0 होगी, उससे हमें क्या नॉलेज मिला? बड़ा नॉलेज मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं सिखाऊं आपको, धीरे धीरे सीखना। निरोधी विभव, डरे नहीं आप बेटा। इसको अंतक विभव भी कहते हैं। 2 नाम हर साल एग्जाम आती है डेफिनेशन। अंतक विभव डिनोट में काहे से कर दूं? देखो कौन अच्छा बच्चा जो एक बार में परिभाषा को सीख लेता है? ओ भैया देखो, कौन सी प्लेट को दिया गया विभव? एनोड प्लेट को, संग्राहक प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान 0 हो जाता है, उसे कौन सा विभव कहते हैं? निरोधी विभव। फिर सुनो सर की बात बहुत प्यार से, ये परिभाषा तो जोर से लर्न करनी है आपको। मैंने परिभाषा सिखाई, मैंने पूछा निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे संग्राहक प्लेट को या एनोड प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर धीरे धीरे प्रकाश धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उस ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं? निरोधी विभव, अंतक विभव। बेटे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इस प्लेट को दिया था आपने, बेटे इसको जब प्लस देते तब तो अपन जीतते हैं भाई।
अरे इसको प्लस देते तब तो प्रकाश धारा का मान बढ़ता है, इसको प्लस देते तब तो प्रकाश धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये देखो, और धीरे धीरे इसको ऋण विभव देते हैं, ये देखो, तो उसको कौन सा विभव कहते हैं, निरोधी विभव। डन इट। तो एक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अच्छे स्टैंडर्ड, तो बताओ इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आ रहा था, उसकी गति ऊर्जा कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। उसको रोकने के लिए आपने कार्य किया। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कार्य बराबर आपने ये सुना होगा, दिमाग लगाओ, अरे विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर आवेश इंटू विभव। अब मुझे आपसे बात करनी है, तो आवेश कौन है यहाँ, ई, विभव कौन है, वी नॉट। इतना सारे कार्य करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो लाइफ में कहीं भी ये फार्मूला लिखा हुआ मिले तो आप डरना मत, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई वी नॉट, पढ़ने वाले बच्चों का फार्मूला है। इसका मतलब आपकी भाषा में भागते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उनकी गति ऊर्जा कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। उनको रोकने के लिए आपने कितना काम करा, इतना काम करा। काम इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। बट ये कौन सा विभवांतर है, निरोधी विभव। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने एनोड प्लेट को कौन सा विभव दिया, नेगेटिव पोटेंशियल। देन वर्क डन इज ई वी नॉट। देन वी कैन राइट इन बैलेंस स्टेज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो याद रखो मेरे दोस्त, ये फार्मूला एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको धीरे धीरे लर्न करना, परेशान नहीं होना। तो बताओ आज के बाद निरोधी विभव किसे कहते हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। वह ऋणात्मक विभव, यस, कौन से प्लेट को दिया गया ऋणात्मक विभव, एनोड प्लेट को दिया गया, जिस पर परिपथ में प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे कौन सा विभव कहते हैं, निरोधी विभव। तो माय डियर, आप लर्न करो, याद करो, जोर से याद करो कि प्रकाश धारा कितने कारकों पर निर्भर करती है, 3 पे, 1 2 3। बार बार मैं रिपीट करूँगा इनको, बार बार आपको मिलाना भी चाहूँगा कि प्रकाश धारा के कितने कारक होते हैं, 3। आपने कहा सर प्रकाश धारा निरोधी विभव के बीच में ग्राफ बनाओ एक और, बेटा मैं वापस बना रहा हूँ ग्राफ। आप प्रकाश धारा और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ, प्रकाश धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ बोलेंगे, निरोधी विभव के बीच में ग्राफ नहीं बनता है कभी। हम सर ऐसा कैसा ग्राफ बना रहे हैं, कोई बात नहीं, गंदा लगता है तो सीखो तो सही यार। ये 0 है बेटा, इधर विभव है, ये पॉजिटिव होगा, इधर का विभव क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे विभव कितना है बताओ जल्दी, यस। तो आपने कहा सर ये किसका विभव है, एनोड प्लेट का। एनोड प्लेट का दूसरा नाम क्या होता है, कौन सी प्लेट कहते हैं इसको, संग्राहक प्लेट, इलेक्ट्रॉनों को लेने वाली प्लेट। तो देखो यहाँ पे लिखा आपने एनोड प्लेट या संग्राहक प्लेट का विभव। एनोड प्लेट का मतलब हो गया यहाँ पे संग्राहक प्लेट का विभव। बात एक ही मेरे दोस्त, यस यस यस, बात एक ही है, संग्राहक प्लेट और एनोड प्लेट। बस मैं ग्राफ बनाऊँ बेटा। अब मुझे बताओ पहले कि प्रकाश धारा का मान कौन से विभव पे शून्य होता है, निरोधी विभव पर। निरोधी विभव कब पैदा होता है, जब एनोड प्लेट को दिक् परिवर्तक से कौन सा विभव दे दिया जाता है, ऋणात्मक विभव दे दिया जाता है। तो आप बताओ, आपने कहा सर आपने तो ग्राफ भी बना दिया और क्वेश्चन भी खत्म कर दिया, कितना प्यारा बात आ गया, देखो ये लो। आपने कहा सर क्या बेटा, इस जगह पे नेगेटिव विभव है तो निरोधी विभव है, तो इसका मतलब निरोधी विभव पर प्रकाश धारा कितनी आ रही है, 0। क्यों, क्योंकि प्रकाश धारा तो इस एक्सिस पे है, CBSE में आया था क्वेश्चन ये ग्राफ इस साल। अरे प्रकाश धारा का मान निरोधी विभव पे कितना होता है, 0। निरोधी विभव से फिर कम विभव है, उस पर धीरे धीरे धारा के मान में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे धारा आके क्या होगी, संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है अब धारा आगे, अब आप कितना भी एनोड विभव के प्लेट को बढ़ा दो, अब धारा के मान में वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे आने लग गया, तो कौन सी धारा प्राप्त हो रही है आपको, संतृप्त धारा। तो आपने तीनों के 3 ग्राफ देखे। फिर मैं अंत तक चलूँ, वापस भी आ रहा है ये ग्राफ, अब टेंशन मत लेना कि सर ये ग्राफ कम समझ में आयो। अरे ग्राफों को अलग से वापस एक और बताना सर को, थोड़ा सा वेट करो आप। फिर सुनो मेरी बात, प्रकाश धारा कितने कार्यों पर डिपेंड कर रही है बेटा, 3, 1 2 3। प्रकाश तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर। अरे 5 पेज का चैप्टर है और 4 नंबर का है। आपको 8 पेज में फोटोस्टेट करवा के दे रहा हूँ, सॉरी आ रही है आपके पास ये 8 पेज जिसने लर्न कर लिए, फार्मूले देख लिए, इसके आपको 4 नंबर गेन हो रहे हैं। तो हर पेज में 1 नंबर आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं ध्यान देंगे, बेकार बच्चे थोड़ी हैं। हर पेज इज इक्वल टू 1 नंबर, ले लो उसको।
तो कितने कारक हो गए बच्चे इसके? 3। तीव्रता, आवृत्ति, विभव। आपने कहा सर कौन सा विभव? एनोड प्लेट को विभव। आपने कहा सर मैं तो विभवांतर बोलूंगा। कोई बात नहीं, विभवांतर बोल लो। किसका विभवांतर? एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर। लर्न इट। अब फिर अपन चलेंगे स्मार्ट बच्चों की तरह नई चीज पे चलेंगे। बिल्कुल। अब आपने कहा सर आप हमें ये बताओ इस प्रयोग से आपने हमें क्या क्या सिखाया? प्यार की बात है तो बहुत अच्छी बात है। बेटे डायग्राम नहीं आया तो वापस सर समझाएंगे भी। ग्राफ एक बार और आने वाला है। ये ग्राफ कारक तो 3 हो गए, ये तो आपको समझ में आ गए। पॉजिटिव मान के पढ़ो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, बिल्कुल फ्रेंडली बता सकते हैं आप। ये हैव एनी प्रॉब्लम? बस ये देखो, बस रिलैक्स। बट एक मिनट देखना। आपने कहा सर प्रयोग के निष्कर्ष बताओ। एक छोटी सी बात, प्रयोग के निष्कर्ष। ये लो आप भी बताते हैं सर प्रयोग के निष्कर्ष। जो बड़ा आपने प्रयोग किया है उसको सर 1 मिनट के अंदर निष्कर्ष बता रहे हैं। 4 लर्न कर लिए तो हम जीत गए, बड़े बच्चे बन गए। आप मुझे बताओ जब आने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो बेटा प्रकाश धारा के मान में क्या होती है बताओ जल्दी? वृद्धि। अरे इस चैप्टर में विद्युत धारा होती है, प्रकाश धारा होती है? प्रकाश धारा ही होती है टोटल चैप्टर में। विद्युत धारा वर्ड तो यूज ही नहीं ले सकते आप। फोटान धारा कह सकते हैं, प्रकाश धारा। पहला निष्कर्ष क्या हो गया? प्रकाश तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा के मान में क्या होती है? वृद्धि। पहला आंसर आपका पक्का हो गया। दूसरा बहुत प्यारी सी बात सुनो। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है? देहली आवृत्ति के बाद या पहले? बाद। जब आने वाले फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? उत्सर्जन। दूसरा निष्कर्ष सीख लिया आपने। ऐसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है बेटा। आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तीसरा वाली बात, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में केवल इतना सा टाइम लगता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लेग टाइम, हिंदी में कहते हैं समय पश्चता। ये तो इंग्लिश ही लर्न हो जाती है। यस, इसका मतलब प्रकाश का तो आना और इलेक्ट्रॉन का पैदा होना, उसके बीच में केवल इतना सा टाइम लगता है। इसका मतलब नहीं के बराबर समय लगता है। और चौथा कारक पढ़ें तो आपने एक अचंभे की बात देखो बेटा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन जोर से भागते हैं उनकी गतिज जो होती है वो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आपने कहा सर काय पे करती है? आवृत्ति पर। आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तीव्रता पर कतई भी नहीं करती है। ये इस साल के नीट का सवाल है। आपके पास नीट का पेपर हो, कोई दोस्तों से लिया हो आपने, तो आप प्यार से देखना। जो आपने तीनों कारक पढ़े उनमें से तीनों कारकों को पढ़ के और नीट के क्वेश्चन में टिक लगाना, देखा आपने कुछ समझा कि नहीं समझा। इसी कंसेप्ट का आया था नीट का सवाल। तो नीट के सवाल अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो आप उसमें सही टिक लगा दोगे 4 ऑप्शन में। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा केवल आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अपने का सर ये क्या होता है आवृत्ति? अरे बेटा प्रकाश का रंग होता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं। 7 रंगों के तरंग ढेर अलग होते हैं। तरंग ढेर का मतलब आवृत्ति भी अलग होती है। और कोई पूछेगा बारे बार में आवृत्ति क्या चीज़ है, तो आप रंग बोल दिया करो। कलर को भी आवृत्ति कह देते हैं। ओके, तो ये चीज़ करेंगे आप। उसके बाद आपको फिर जब अपन नए पीरियड में पढ़ेंगे ना, तब आपको हम बहुत सारे ग्राफ और सिखाएंगे। 4-5 ग्राफ सिखा के और फिर चैप्टर को आगे और पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। ओके, आप आराम से नोट करते रहो फटाफट इसको पेज में।